हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज कृष्णा। मेन सीट गारंटी प्रोग्राम जिस कोर्स की थी मैं प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें हम नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं सी सेट। और सी सेट में भी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन। लैंग्वेज मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो कॉम्प्रहेंशंस हैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होते हैं। तो आपकी जो भी मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप पैसेजेस को फॉलो कर सकते हो। अब अगर हम कॉम्प्रहेंशन का डिवीज़न देखें तो मेजर दो डिवीज़न हैं, एक होते हैं शॉर्ट कॉम्प्रहेंशन, एक होता है लॉन्ग कॉम्प्रहेंशन। शायद ही किसी ने इस लेवल तक डिवाइड किया हो कॉम्प्रहेंशन को, जैसा मैं आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट कॉम्प्रहेंशन के अगर आप फर्दर डिवीज़न करो तो आपको एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। देन एजम्पशन मतलब हो गया पूर्व धारणा। देन आपको इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। इन्फरेंस आई थिंक होता है निष्कर्ष। लॉजिकल हो गया, रैशनल हो गया, क्रिटिकल, इस टाइप की चीज़ें पूछेगा कि रैशनल इन्फरेंस क्या है, क्रिटिकल इन्फरेंस क्या है। अगला आपको क्रक्स ऑफ पैरा पूछ लेगा, आइडिया या सेंट्रल आइडिया पूछ लेगा, सम अप करने को कह देगा पैरा को। अगले टाइप के क्वेश्चन क्रिटिकल मैसेज या क्रूशल मैसेज पूछ लेगा। अगला जो टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो कहेगा इम्प्लीकेशन। ये दो चीज़ें अलग है। टॉपिक नंबर 2 जो है वो इन्फरेंस है, ये इम्प्लीकेशन है, या फिर इम्प्लाइड, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द अबव, ऐसा कुछ पूछ लेगा। फिर कुछ मिसलेनियस टाइप की चीज़ है जिनसे कम ही क्वेश्चन आते हैं, कॉरोलरी हो गया, आर्ग्यू हो गया, या कभी पैसेज से ही कोई क्वेश्चन बना दे जो इन पॉइंट्स के बियॉन्ड है। सी, जो अभी तक हमने बचपन में पैसेज सॉल्व किए थे वो बेसिकली इस टाइप के होते थे, पैसेज से उसका आंसर निकलता था। ठीक है, अभी जो यूपीएससी में हम सॉल्व करने वो पैसेज आपको इस टाइप के सॉल्व करने। तो आप ये मान के चलो कि जो आपका कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करोगे उसमें ये 6 मेजर चैप्टर्स हैं सी सेट में, जो शायद ही किसी बुक में आपको मिले या शायद ही कोई आपको सॉल्व कराए। ठीक है, तो इनके सॉल्व करने के अपने अलग अलग तरीके हैं, हम अलग अलग लेक्चर्स में इनको देखेंगे। एजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे 2021 में अप्रोक्सीमेटली 9 या 10 क्वेश्चंस एजम्पशन वाले सबसे ज़्यादा। 2020 में कम थे, 2019 में भी रिलेटिवली ज़्यादा थे। और एजम्पशन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लोग इन जनरली गलत करते हैं। फिर इन्फरेंस की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 4 क्वेश्चन दिखे, 2020 में भी 4 है, 19 में आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन हैं। ज़्यादा क्वेश्चन हैं क्योंकि लॉन्ग जो कॉम्प्रहेंशन है उसके अंदर भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एजम्पशन या क्रक्स वाला एक क्वेश्चन एजम्पशन पूछ लिया, एक क्रक्स पूछ लिया, बट हमने उनको डिवाइड किया लॉन्ग कॉम्प्रहेंशन में ही। ठीक है, इधर देखो आप क्रूशल मैसेज, एजम्पशन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एलसी में भी। ठीक, अगला अगर हम देखें क्रक्स की बात करें तो 2021 में शॉर्ट कॉम्प्रहेंशन में क्रक्स में सारे क्वेश्चन पूछे। पिछले सालों में जो क्रक्स के क्वेश्चन पूछे हैं वो शॉर्ट पैरा में नहीं पूछे, लॉन्ग पैरा में आपको ज़रूर दिख जाएंगे, कहीं कहीं क्रक्स वगैरह पूछता हुआ आपको दिख जाएगा, जैसे ये पूछा हुआ है। ठीक, अगला अगर हम टॉपिक देखें क्रिटिकल मैसेज, 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 21 में, ऑलमोस्ट 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछता है। इम्प्लीकेशन से आपको काफ़ी क्वेश्चन दिखेंगे, 3-4 क्वेश्चन दिख जाते हैं और कोरोलरी वगैरह दिखते हैं। तो इससे हम क्या समझें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपसे पूछेगा एजम्पशन बेस्ड पूछेगा, देन इन्फरेंस बेस्ड पूछेगा, देन क्रक्स आइडिया, सेंट्रल आइडिया, इस टाइप की चीज़ें पूछेगा। इसी के सिमिलर 3 और 4 आर ऑलमोस्ट सिमिलर। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा आपको। इनको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात रिवाइज करने की कोशिश करें, सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ पैरा पर बेस्ड होना चाहिए, जीएस की नॉलेज यूज़ नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1 ये ट्रू है। ठीक है, इसी से ये वाली चीज़ भी ट्रू होती है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करो ऑल द पैसेज, हर एक में। पेपर 1 में एलिमिनेशन टेक्निक्स अपना रोल प्ले करती हैं। एक्सट्रीम वर्ड्स वहाँ गलत होते हैं, या एक्सट्रीम वर्ड्स में कई बार आपको दिखेगा कि एक्सट्रीम वर्ड्स वाले क्वेश्चन सही भी हो गए, बट यहाँ पर आपको दिखेंगे कि जहाँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए हुआ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं इस बात को। एंड देन जब भी आप पैरा पढ़ोगे सबसे पहले आप एक मोटा मोटा ओवरव्यू देख लो, बर्ड आई व्यू देख लो, सबसे पहले पैसेज में कहना क्या चाहता है, उसके बाद डायरेक्टली ऑप्शंस पे जंप करो। अगर नीड पड़े देन आप कंप्लीट पैसेज पढ़ोगे लास्ट में। कई बार आप देखोगे कि 7-8 लाइन के या 10 लाइन के पैसेज देके एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, आपका टाइम वेस्ट कराना चाह रहा है बेसिकली एग्जामिनर, राइट। एंड एक चीज़ ज़रूर, आप कीवर्ड हाईलाइट करो, हिंदी पैराग्राफ अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ आ रही वो फॉलो करो, बाकी जो चीज़ें हमने बात की थी उनको आप ज़रूर फॉलो करो। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या समझा, कॉम्प्रहेंशन शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में डिवाइड किया जा सकते हैं और दोनों में ही ये सब डिवीज़न होते हैं ये वाले। एजम्पशन के लेक्चर्स, एजम्पशन के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एजम्पशन वाले हैं, राइट। इस MSGP कोर्स को आप फ्री पोर्टल पर अगर एक्सेस करना चाहो तो सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर ये
कीवर्ड सर्च करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर सी सेट आपको एंड में दिखेंगे। बाकी GS1 के जो हैं आप ये देखो किस तरह से सॉल्व करने, एंड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ। सी सेट में अगर आप फॉर्मूला और मेथड्स के बारे में देखना चाह रहे हो तो 1 घंटे 25 मिनट का ये वीडियो है, डू वॉच दिस वीडियो। इस बार भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी सी सेट के वीडियोज़ आपको एंड में मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में। पेड कोर्स आपको सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर मिलेगा। इस कोर्स में आप देख सकते हो अबाउट कोर्स क्या है एंड स्टडी मटेरियल वगैरह फ्री अगर आप देखना चाहते हो डेमो के लिए सब चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी कोर्सेज के लिए भी आप वेबसाइट पर देख सकते हो। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। रजिस्टर करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपके सामने पूरा पैरा नहीं पढ़ूंगा, आप पॉज करके पूरा पैरा पढ़ो। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के आपको क्रक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन के बारे में है, रिलीजन के संप्रदाय। यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट वैसे ही बता देता हूँ कि रिलीजन के जब आप टाइप पढ़ोगे तो उसमें 4-5 टाइप दिखेंगे आपको। उसमें से एक डिनोमिनेशन है, एक सेक्ट है, एक कल्ट है। कल्ट हो गया आदमी की पूजा, ठीक है, किसी आदमी के या किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द जब हम अपनी रिलीजियस बिलीफ्स या आस्था अलाइन करते हैं, जैसे आशाराम बापू, राइट, बाबा रामदेव या बाबा आरामदेव, जो भी कहो, तो इस तरह के सेक्ट कल्ट उसी में आते हैं डिनोमिनेशन। तो ये कह रहा है पैराग्राफ, जब हम रिलीजियस डिनोमिनेशन या धार्मिक संप्रदाय की बात करते हैं और अगर किसी आदमी को कहें कि अपने रिलीजन को जज करो तो वो कहेगा मेरे रिलीजन में कुछ गलत ही नहीं है, देयर इज़ नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज़ रॉन्ग। एंड अगर मैं दूसरे के रिलीजन को एसेस करूँ तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो राइट हो। तो जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो दो ही चीज़ें होती, या तो सारी दुनिया सही है या सारी दुनिया गलत है। बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ जो मुझे समझ में आया पढ़ के, ये सिर्फ एक चीज़ कह रहा है कि अगर मैं अपने रिलीजन को एसेस करूं तो मेरे लिए मेरा रिलीजन ही सबसे अच्छा है, दूसरे का रिलीजन खराब है, गलत है। यही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, फंडामेंटलिस्ट यही कहते हैं। अगर आप एंथ्रो या सोशियो ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ जानना चाहूँगा कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म और फंडामेंटलिज्म, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेशन 1 लाइनर डिफरेंस आप बता सकते हो, ठीक है। खैर, मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन क्या है। अब एक चीज़ और लोग कहते हैं ऑप्शनल से पैसेज दे दिए, या हमारे लिए इजी है, हमारे लिए आसान है, या सोशियो वाले कहेंगे कि देखो हमारे ऑप्शन से पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं है इस पैसेज में। देखो एक बहुत क्लियर चीज़ है, मैं आपको बताऊं, बिना पैसेज पढ़े अगर आप पैराग्राफ सॉल्व करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम वर्ड्स फाइंड करो। ये कहता है नो मैन कैन लिव विदाउट एडियरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। मतलब पागल समझाया क्या, मेरी मर्जी, मैं जीऊँ ना जीऊँ, कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बात की है। मैं किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के इर्द गिर्द जीऊँ या ना जीऊँ, ऐसा कोई मेरे ऊपर बर्डन नहीं है, मेरी मर्जी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन टू प्रोपेगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये अगेन अगर ये चीज़ हो गई, आप सोचो प्रैक्टिकली क्या होगा। मेरी ड्यूटी प्रोपेगेट करने की तो नहीं हो सकती, ये भी बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है। एंड स्टेटमेंट नंबर डी अगर आप देखो, मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन, यही तो बात की गई है अभी कि भैया मैं अपने डिनोमिनेशन को तो बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो ये अगेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। मैं बिना पैरा पढ़े भी अगर डाउट देखूँ, डाउट रेज करूँ ना, तो आंसर सी होने के बहुत हाई चांसेस हैं। पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ में कहीं ये बात नहीं कही गई कि आदमी रिलीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है या कि नहीं। पूरे पैराग्राफ में बस एक ये बात की गई है कि कोई भी इंसान रिलीजन को किस पर्सपेक्टिव से देखता है, सही या गलत। प्रोपेगेशन की भी बात नहीं कही गई है। एंड यहाँ पर ये तो खैर जस्ट अपोजिट ही हो गया कि रिलीजन को समझता नहीं है मैन, यहाँ पर बहुत क्लियरली समझता है। तो एजम्पशन के क्वेश्चंस आप इस वे में सॉल्व करोगे। एजम्पशन में एक चीज़ ज़रूर होगी, जो आंसर होगा डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, डायरेक्टली यहाँ आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। एजम्पशन वाली चीज़ों में आप ये ध्यान रखना, जो इम्प्लिसिट है यानी कि जो नहीं कहा गया है, वो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एजम्पशन में बनाए सेट किए जाते हैं, ऑप्शंस उस तरह के सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट पैसेज में इनइक्वालिटी की बात की गई है और ये कहा कि इनइक्वालिटी बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म को वायलेट करती है। फिर उन्होंने नेक्स्ट लाइन में इक्वालिटी इज़ अ रिलेशन समथिंग कुछ डिफाइन करने की कोशिश की है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इक्वालिटी पर ही चल रहा है। इन्होंने कहा कि मोरली बात करें डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल है। बेसिकली जो अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है ये है, इनइक्वालिटी वायलेट करती है बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म को। फिर जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, देयरफॉर पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन सम ग्राउंड्स। ये कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, रेस हो गया, कास्ट, जेंडर, ये सारी चीज़।
दीज फीचर्स ऑफ ह्यूमन कंडीशन आर इरेलीवेंट, जो ये वाले फीचर्स हैं ये सारे इरेलीवेंट हैं, इनके बेस पर डिवीज़न नहीं करना चाहिए। देन ये कहता है कि द आइडिया दैट वन शुड ट्रीट पर्सन विद रिस्पेक्ट नॉट ओनली बिकॉज उनमें कुछ स्पेशल फीचर है, टैलेंट हो सकते हैं, कुछ टैलेंट्स दिए गए हैं, बट इस वजह से भी कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और कॉमन सेंस, मोरालिटी, ये सब बातें की गई हैं। तो आप पैराग्राफ भी इसी वे में पढ़ोगे, हर एक चीज़ नहीं पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। पूरे पैराग्राफ में मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं वो मैं इस तरह से देख सकता हूँ। उसके बाद अगेन मैं सीधे स्टेटमेंट्स पर आता हूँ। स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट जो कहता है कि विद रेफरेंस टू एवर पैराग्राफ कुछ एजम्पशन बनाई गई है, उसमें से कौन सी सही है, बस ये ध्यान रखना, वैलिड या इनवैलिड, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सट्रीम वर्ड्स देखूंगा। पैराग्राफ की थीम मुझे पता है, इनइक्वालिटी की बात कर रहा है और ये बता रहा है कि किस वजह से इनइक्वालिटी नहीं शो करनी चाहिए, हमें लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कुछ ऐसी बातें की हुई है, ठीक है, लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, कुछ ये बात है। एजम्पशन अगर हम देखें, सबसे पहले ऑप्शंस देखो, 2 स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्रू है, ये आप ज़रूर ध्यान रखना। पैसेज में हम कई बार ये गलती करते हैं, जैसे यहाँ ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में यहाँ ABCD है, बट इस वाले क्वेश्चन में आपको अलग से डिफरेंट वे में ऑप्शन दिख रहे हैं। लोग कई बार यहीं पे टिक मार आते हैं कि ये वाला सही है, फिर कहते हैं कि गलत हो गया। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलो ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। इक्वलिटी इज प्रीरिक्विसाइट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन। बात तो इसने कुछ ऐसी सी कही थी कि वो मतलब इक्वलिटी क्यों होनी चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट के साथ क्यों ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लगता है, छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं, वापस आते हैं। अकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये बात कह रहा है कि इनइक्वालिटी डेट्रीमेंटल है, इनइक्वालिटी होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसी ही बात की गई थी, इनइक्वालिटी वॉयलेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म, इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन। इसको भी अब डाउट में रखते हैं, कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मुझे 1 और 2 नहीं लगे। तीसरा कह रहा है इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स इज एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड इवन इन डेमोक्रेसी। आ गया ऊँट पेड़ के नीचे, ठीक है, ऊँट पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे तो होता ही है। ये कह रहा है इक्वल सिटीजन्स जो इक्वलिटी है दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड इवन इन अ डेमोक्रेसी, मतलब हम चाहे डेमोक्रेसी में ही क्यों ना पहुंच जाए, इक्वलिटी आ ही नहीं सकती है, ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई है पूरे पैराग्राफ में। और वैसे भी आप ये देखो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जब हमने इस लेक्चर में बात की थी कि MCQs कैसे सॉल्व करने हैं, यहाँ जो पहला टॉपिक है कि 18 टाइप के MCQs जो आते हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ हमने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था, फैक्ट्स के रॉन्ग होने के चांसेस कितने हैं। सेम वे में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स के रॉन्ग होने के चांसेस हैं। फैक्ट्स अगर आपको एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा दिखता है तो उस हिसाब से, अगर एक फैक्ट दिख रहा है या एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख रहा है तो उसके रॉन्ग होने के चांसेस 1/2 हैं या करेक्ट होने के चांसेस 1/2 हैं। अगेन यहाँ 2 फैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, 2 एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख रहे हैं, तो एक ही सेंटेंस में उसके सही होने के चांसेस हुए 1/2 × 1/2 मतलब 1/4 यानी कि 0.25। हर 4 में से एक बार ही इस टाइप के स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। और CSET में ऐसी चीज़ें गलत ही होगी। CSET में क्यों एक्सट्रीम चीज़ें गलत होती है, क्योंकि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है ना, ओनली बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ, बस यहीं तक एग्जामिनर की लिमिटेशन है, इसके बियॉन्ड नहीं क्वेश्चन सेट कर सकता। तो जो एक चीज़ है ना आपके पास, जो आपको लगता है कि ये वाली चीज़ कि आंसर शुड बी बेस्ड ऑन ओनली द पैराग्राफ, डू नॉट यूज GS नॉलेज, जो आपको सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट देता है, वही चीज़ आपको सबसे बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। और यही वो चीज़ कहती है कि जैसे ही CSET में आपको कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखे, वहाँ पर आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो। और CSET में आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिखेंगे हमेशा। रिलीजन वाले क्वेश्चन में भी देखा था, यहाँ भी यही है। स्टेटमेंट नंबर 3 को अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरा D गलत हो गया, 3 और 4 एंड B गलत हो गया, राइट। अगर मेरे B और D गलत हो गए, मैंने कहा ये दोनों गलत हैं, तो यहाँ आप देखो एक स्टेटमेंट नंबर 1 दोनों में कॉमन है, मतलब 1 ट्रू है, मुझे चेक नहीं करना है, राइट। कहानी है 2 वर्सेस 4। अब मैं ये देखूंगा 2 और 4 में कौन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रू है, या कौन सा स्टेटमेंट कहाँ दिख रहा है ऊपर आपको। अगला जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, ये कह रहा है राइट टू इक्वलिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज़ एंड डे टू डे पॉलिटिकल वर्क। ठीक है, देखो एजम्पशन कह रहा है ये। अगर मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग जाऊँ तो ये एक रिकमेंडेशन टाइप लगती है मुझे, ये कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कहीं एजम्पशन नहीं दिख रही है। उससे ज़्यादा सुटेबल मेरे लिए ये ऑप्शन दिख रहा है कि अकरेंस ऑफ इनइक्वालिटीज डेट्रीमेंटल फॉर डेमोक्रेसी, ये मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू 4।
काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होकर सी भी टिक कर सकते हैं, बट अगर आप 2 वर्सेस 4 देखो तो और आप पैराग्राफ की थीम समझ गए हो, देन यू विल कम टू नो कि ए आपका राइट आंसर है। कुछ और पैराग्राफ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पैराग्राफ फिग ट्री के बारे में है और ये कहता है कि ये जो फिग ट्री है इंडिया, अफ्रीका और कई जगह पर सेक्रेड है। फिग ट्री की बात की गई है और साथ में ये कुछ ऐसा कहता है कि कॉमन इन एग्रीकल्चरल एंड अर्बन लैंडस्केप, जहाँ पर बाकी लार्ज ट्री एब्सेंट हैं, यहाँ होता है। अगर हम नेचुरल फॉरेस्ट की बात करें तो फिग ट्री फूड प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ को, जहाँ अदर रिसोर्सेज स्केयर्स है, या फिर हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्यूगिवोरस, मतलब जो फ्रूट ईटिंग एनिमल हैं वो रहते हो, उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, जहाँ खाना नहीं है वहाँ ये खाना दे देता है, या फिर जहाँ जानवरों की ज़्यादा डेंसिटी डाइवर्सिटी है उसको भी सपोर्ट कर देता है। अब ये कहता है कि अगर ये जो फ्रूट ईटिंग एनिमल हैं ये लगातार विजिट करते रहें फिग ट्री को उन साइट्स में जहाँ हाई ह्यूमन डिस्टर्बेंस हो, तो ये इस टाइप के एनिमल का एबंडेंस प्रमोट कर सकते हैं, मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। और एंड में ये कहता है कि अंडर फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट दूसरे ट्रीज़ भी आपके ग्रो कर सकते हैं फिग ट्रीज़ के इन एंड अराउंड, आसपास इर्द गिर्द। तो इस पूरे पैराग्राफ के बेसिस पर आपको कुछ एजम्पशन दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी वैलिड है, राइट। तो पूरे पैराग्राफ की थीम क्या है? फिग ट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये ऐसी जगह भी उग जाते हैं जहाँ बाकी लार्ज ट्री एब्सेंट हैं, ये खाना वाना भी अच्छे से दे देते हैं, और बायोडाइवर्सिटी यहाँ आपको दिख रही होगी अच्छी खासी, और यहाँ पर कुछ जो फ्यूगिवोरस एनिमल्स हैं उनको भी प्रमोट कर देते हैं, और साथ में अगर माइक्रो क्लाइमेट अच्छा हो तो बाकी दूसरी प्रजातियों को भी ग्रो करा सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चीज़ें देखते हैं, राइट। स्टेटमेंट्स आपको अलग टाइप के दिख रहे हैं, कुछ हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कहता है कि फिग ट्रीज कैन ऑफन बी की स्टोन स्पीसीज इन नेचुरल फॉरेस्ट। अब ऐसा ऊपर कहीं लिखा तो है नहीं, एजम्पशन वाले क्वेश्चन में आपको कभी भी डायरेक्टली एक्सप्लिसिट चीज़ों पर आंसर नहीं मिलेंगे, उस चीज़ पर क्वेश्चन पूछेगा जो नहीं लिखा है। बट जो ये बात कर रहा है, अगर आप की स्टोन स्पीसीज़ की डेफिनेशन याद करो, की स्टोन स्पीसीज़ क्या होती हैं? जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हों। इसने क्या कहा कि फूड भी प्रोवाइड कर देता है, उनकी बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी हाई प्रमोट कर रहा है, और जो फ्यूगिवोरस है उनको प्रमोट भी कर देगा, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ा देगा, और दूसरी ट्री स्पीसीज़ को भी बढ़ा देगा। ये सब की स्टोन स्पीसीज़ के ही आपको एग्जांपल दिखते हैं। तो वन स्टेटमेंट को मैं ट्रू मानूंगा, और जैसे ही मैं वन को ट्रू मानता हूँ, मेरे पास पूरी बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं, कहानी बचती है 2 वर्सेस 3 एंड 4। ठीक है, अगर आप वन को ट्रू नहीं भी मान पाए तो बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैन नॉट ग्रो। एक एक्सट्रीम चीज़ कही है, ये कह रहा है फिग ट्रीज सिर्फ वहीं पैदा हो सकते हैं जहाँ बाकी लार्ज वुडी स्पीसीज ग्रो नहीं हो सकती। अगर पूरे पैराग्राफ का एसेंस देखो, फिग ट्रीज एक तो ये कह रहा है जहाँ लार्ज ट्री एब्सेंट है वहाँ भी ग्रो हो जाता है, एक तो इस लाइन से ये पूरा नेगेटिव में ही चला गया, यहाँ कुछ और कह रहा है और यहाँ जस्ट उसका अपोजिट कह रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत हो गया, प्योरली गलत है। अदरवाइज आप देखो, ये तो कह रहा है कि बाकी ट्रीज़ को प्रमोट करता है, ठीक है, सबको प्रमोट करता है, ह्यूमन को, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, सबको प्रमोट करता है। स्टेटमेंट नंबर 2 तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि गलत है। अगर मैं कहूँ स्टेटमेंट 2 गलत है, सिर्फ 1 के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो भी मैं सी और ए को एलिमिनेट कर लेता हूँ, राइट। देन मेरे पे आंसर क्या बचता है? बी और डी में, और 3 तो यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो बेसिकली 4 चेक करना है, ठीक है। तो ये कहता है फिग ट्रीज हैव अ रोल इन सीड डिस्पर्सल ऑफ अदर ट्री स्पीसीज। ठीक, यहाँ इसने क्या कहा? अंडर फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट प्लेंटी ऑफ सीडलिंग ऑफ अदर ट्रीज वुड ग्रो अराउंड फिग ट्रीज। हो सकता है, एक बहुत ही माइल्ड सी बात इन्होंने कही है, और जो इस पैराग्राफ की अगर हम थीम कहें, फिग ट्री के बारे में सारी पॉजिटिव बातें कही हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है, ठीक लगता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? सेक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, हो सकता है, यहाँ भी दिख रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर ही रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी मुझे ट्रू दिख रहा है। तो इंडिविजुअली चारों स्टेटमेंट्स को भी मैं ट्रू देख पा रहा हूँ, चारों स्टेटमेंट्स को भी इस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है। मैं कह रहा हूँ कि 2 गलत है, बाकी 1, 3 एंड 4 सारे सही हैं, और ये आपको डी ऑप्शन में ही ऐसा एक
आंसर मिल रहा है, सुटेबल आंसर। तो मेन क्या क्या चीज़ें गवर्न कर रही हैं एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस को, कि जो चीज़ें पैराग्राफ में नहीं दी हैं उनके बेस पर क्वेश्चन पूछेगा, पहली चीज़। एंड सेकंड थिंग, आपको पैराग्राफ केयरफुली पढ़ना है, एक्सट्रीम चीज़ों को आप एलिमिनेट कर दो। इस क्वेश्चन में भी एक्सट्रीम चीज़ यही है, स्टेटमेंट नंबर 2, बाकी सब माइल्ड माइल्ड से स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप सिर्फ इस पैराग्राफ को पढ़े बिना सबसे पहले सिर्फ ऑप्शन पढ़ो तो आप 2 को एलिमिनेट कर दोगे, आपके पास पता है कि आंसर मेरा डी होने वाला है, उसको बाद में वैलिडेट कर लेना, राइट। एजम्पशन के ऊपर हम एक लेक्चर और लेंगे और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के हैं, क्या चीज़ें वर्क करती हैं, क्या नहीं वर्क करती हैं। आई होप आप समझ तो गए ही होंगे कि एजम्पशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ आप स्टेटमेंट देखोगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, सबसे पहली चीज़ मैं ये देखूंगा इसमें से क्या चीज़ ट्रू सी लग रही है, क्या चीज़ फॉल्स लग रही है। देखो, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन रीज़न फॉर हाई फूड प्राइसेस, ठीक है। पूरे स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से पढ़ो तो कहीं ये बात कही नहीं गई है, तो ये चीज़ आप कहोगे नहीं, एजम्पशन नहीं हो सकती है, कहीं दूर दूर तक इस तरह की बात नहीं की गई है, हालांकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो एजम्पशन के केस में आपको क्या करना है, आपको इम्प्लिसिट चीज़ों पर जाना है, जो नहीं कहा गया है वो तो आंसर है, लेकिन इतना भी नहीं कि जो नहीं कहा गया आप बहुत दूर तक चले जाओ कि फूड प्राइस बढ़ेंगे तो उनके पास ये हो जाएगा, उससे ये होगा, उससे ये होगा, उससे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आपका रीज़न बन जाएंगे हाई फूड प्राइसेस के लिए। इतने बड़े लेवल पे भी नहीं जाना है, आपको बेसिकली एक प्राइमरी लेवल का रिलेशन सर्च करना है, जैसे हमने फिग वाले क्वेश्चन में देखा, ठीक है। दूसरी चीज़, सिर्फ और सिर्फ पैरा पे आपको स्टिक रहना है। तीसरी चीज़, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिखेंगे, उनको आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। इतना आप सॉल्व करते हो, इतनी अप्रोच रखते हो तो एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे परफेक्टली। कुछ अगर मैं आपको क्वेश्चंस में चीज़ें एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो सिर्फ बिना क्वेश्चन पढ़े, मैं ये पैसे सॉल्व कर रहा हूँ बिना क्वेश्चन पढ़े। राइजिंग जीडीपी इज़ एसेंशियल फॉर कंट्री टू बी ए डेवलप्ड कंट्री, बहुत एक्सट्रीम सी चीज़ तो कही है, एसेंशियल है, ठीक है। एंड अगर ये कहता प्लेज इंपॉर्टेंट रोल तो ठीक है, बट एसेंशियल बहुत ज़्यादा बड़ी बात कह दी। दूसरी चीज़ कहते गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी एक्सट्रीम बात कह दी। तो मेरे हिसाब से आंसर हो सकता है डी हो इस क्वेश्चन का। सेम वे में सपोज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये पैराग्राफ सॉल्व करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स पर जाऊँगा, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दूंगा। ये कह रहा है पीपल हु आर ओबेस्ड विद पर्सनल हाइजीन टेंड टू इग्नोर कम्युनिटी हाइजीन। ऐसा कहाँ होता है? जो खुद के हाइजीन को प्रमोट करता हो या उसके लिए इतना ज़्यादा कि बिल्कुल ओबेस है उसके लिए, वो कम्युनिटी हाइजीन को इग्नोर कर देगा। गलत कह दूंगा मैं इस स्टेटमेंट को। जैसे ही मैं गलत कहता हूँ, ए और डी मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे, 4 ट्रू हो जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों में। कहानी बचेगी 3 वर्सेस 5। अब मैं बाकी चेक भी नहीं करूँगा। बाकी अगर आप देखना चाहो, इमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई पर्सनल क्लीनलीनेस, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो। 2 चेक ही नहीं करना था बेसिकली। 3 एंट्री ऑफ मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। मार्केट में मार्केट की अगर एंट्री हो गई हाइजीन के डोमेन में तो इन्फेक्शियस डिजीज़ का रिस्क कम ही होगा ना, बढ़ेगा तो नहीं। तो मैं 3 को गलत कहूँगा, और जैसे मैं 3 को गलत कहता हूँ मेरा आंसर आ जाता है। 5 क्या कहता है? इट इज़ कम्युनिटी हाइजीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक पॉलिसी पब्लिक हेल्थ मेजर्स दैट इज़ रियली इफेक्टिव, ठीक है। बहुत ही माइल्ड सा स्टेटमेंट दिखता है। मेरा आंसर इमीडिएटली सी आ गया, बिल्कुल ट्रू हो गया आंसर। आंसर देखो, आंसर सी ही है। ये चीज़ें आप सॉल्व करने की कोशिश करना और ये अप्रोच आप फॉलो करना जो मैंने आपको बताई है एजम्पशन के लिए, और ये डेफिनेटली आपको हेल्प कर जाएंगी एग्ज़ाम में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। फ्री वीडियोस आपको अगेन मैं बता दूं इस प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे, यहाँ पर मेन सीट गारंटी प्रोग्राम में। इसी प्लेलिस्ट में आपको सी सेट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 5-6 वीडियोस होंगे और वो आपके लिए लाइफ सेवर होंगे, राइट। अगर आप कमेंट सेक्शन में और चाहते हो कि मैं एजम्पशन के और क्वेश्चन डिस्कस करूं तो मैं कर लूँगा, अदरवाइज़ फिर हम इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।